हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। और स्टूडेंट, जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट, पिछला वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत सारे वीडियोस के लिए, आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप आर टू डिफरेंट टर्म्स। आखिर ये सिटीजनशिप है क्या? एक्चुअली सिटीजनशिप जो है ये रेसिडेंटशिप से डिफरेंट है। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, जबकि रेसिडेंटशिप जो है वो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है ना। रेसिडेंट का मतलब क्या? वो इकोनॉमिकल टर्म है ना। रेसिडेंटशिप का मतलब हो गया कि कोई पर्सन किसी दूसरी कंट्री में जाकर अगर मोर देन 12 मंथ्स रहे और वहां पर अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो तो ये हो गया रेसिडेंट। लेकिन सिटीजनशिप के लिए सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है। किसी भी कंट्री में अगर हम जाएंगे तो वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग हमें सिटीजनशिप मिलेगा। सिटीजनशिप के लिए बिल्कुल हमें अप्लाई करना होगा उस कंट्री में, बहुत सारे प्रोसेस है। जबकि रेसिडेंट के लिए मोर देन 12 मंथ्स आप किसी कंट्री में रह गए, वहाँ पर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, तो आप हो गए वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट, है ना। रेसिडेंट पूरी तरह से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और सिटीजनशिप पूरी तरह से लीगल कॉन्सेप्ट है। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो देखते हैं पहले हम सिटीजनशिप के बारे में। इट इज अ बेसिक, देखो आगे ना, अ लीगल, बेसिकली इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, है ना। बेसिकली इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। ये लीगल कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। क्या कह दिया? बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस। या तो जहां जन्म हुआ हो वो पोर्शन, वो वहां का मतलब वो सिटीजन हो जाएगा, और नहीं तो फिर वहाँ के जो लीगल प्रोविजंस है उसे फॉलो करना होगा ना। सम लीगल प्रोविजंस अलाउिंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। इट मींस इंडिया, इंडिया, इट मींस इंडिया, है ना। सिटीजनशिप कैन अराइज इन टू वेज इन इंडिया। क्या है? सिटीजनशिप कैसे कैसे अराइज होगा? पहला, व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, है ना, ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप। जो भारत में जन्म लिया, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है? भारत के सिटीजन है, भारत में जन्म लिया, भारत के ही हम लोग सिटीजन है। हमारे पास सिटीजनशिप के लिए हमें कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ा, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस हमारा जन्म भारत में हो गया, हमारे पूर्वज भी भारत में थे, है ना। तो ये क्या हो गया सर? सिटीजन हो गया। और सेकंड कह रहा है, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर उसका जन्म हुआ है, ठीक है, लेकिन अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम टू बिकम इंडियन सिटीजनशिप। कोई भारत के बाहर पैदा हुआ, वो भारत में आकर रहना स्टार्ट कर दिया और भारत में जो भी यहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग है कि उस एक सर्टेन ड्यूरेशन रहने के बाद वो सीधा अप्लाई करेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और वहां से अगर उन्हें परमिशन मिल गई कि या यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, तब उसके पास भारत का सिटीजनशिप आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है? सिटीजनशिप में लॉ को फॉलो करना होगा। ये तो जन्म वाली बात है ना, बर्थ वाली बात है, और दूसरा लॉ को फॉलो करना होगा, लॉ के प्रोविजंस को फॉलो करना होगा। इसलिए सिटीजनशिप को हम लीगल कॉन्सेप्ट कहते हैं, है ना। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। जबकि बात करेंगे हम रेसिडेंटशिप का, तो रेसिडेंटशिप में क्या है? रेसिडेंटशिप में है इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ये क्या है? ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है ना। रेसिडेंटशिप जो है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ओके, रेसिडेंटशिप जो है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ person. An individual is normal resident of a country if he ordinarily resides, है ना, in the country और for a period of more than 1 year। आ गया ना, एक साल से ज्यादा अगर हम किसी कंट्री में रह गए, या कोई पर्सन अगर भारत में आया और एक साल से ज्यादा समय के लिए रह गया, एंड इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में ही है, तो वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है सर? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि अर्निंग से, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब अभी अभी हम लोग डिस्कस किया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या हो गया? अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग। अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग, ठीक है। अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग, ये क्या हो गया सर? ये हो गया भारत का नॉर्मल रेसिडेंट। पहला वो
मोर देन 1 ईयर रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी सेम कंट्री में रहा हो तो वो नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं हम फैक्टर इनकम का। ये फैक्टर इनकम क्या है? एक्चुअली फैक्टर इनकम जो है वो टू साइडेड ट्रांजैक्शन। क्या है ये टू साइडेड ट्रांजैक्शन है और हम इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, है ना। ये टू साइडेड ट्रांजैक्शन है और हम इसे करते हैं कहाँ? इंक्लूड्स इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम इसे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्या है इसमें? फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। और कह रहा है इट इज अ बाइलेटरल इनकम। क्या है बाइलेटरल का मतलब? वही टू साइडेड। एक होता है यूनिलेटरल और दूसरा होता है बाइलेटरल, तो ये बाइलेटरल है ना। इट इज अ बाइलेटरल इनकम। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट और हम इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, है ना। हम इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं फैक्टर इनकम को। ट्रांसफर इनकम की बात करते हैं। ट्रांसफर इनकम एक यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन है ना। देखते हैं, ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। मतलब क्या है? मतलब ये वन साइडेड ट्रांजैक्शन है, ये यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता और इसलिए भी हम ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। कह रहा है ये इट इज यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। एग्जांपल क्या है? ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, पॉकेट मनी है। मतलब यहाँ पर टोटली गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता और इसलिए हम ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे क्या है? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एक्चुअली फाइनल गुड्स जो है वो बियॉन्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री है और जबकि इंटरमीडिएट गुड्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है। फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं जबकि हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। फाइनल इनकम को फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करना, पूरी तरह से वो सारी प्रोसेसिंग फिनिश है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए है। अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो आइदर फॉर रीसेल और फॉर नहीं, आइदर फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर कंजम्पशन फाइनल गुड्स। जबकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स या तो हम रीसेल पर्पस के लिए परचेज करते हैं या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, जबकि फाइनल गुड्स जो है वो या तो कंजम्पशन के लिए होता है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए होता है ना। फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, है ना। या तो ये कंजम्पशन के लिए होता है फाइनल गुड्स या फिर ये होता है इन्वेस्टमेंट के लिए और फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। फाइनल गुड्स, गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स, है ना, हाउसहोल्ड्स एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, है ना। लाइक मिल्क परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड जब मिल्क परचेज करेगा तो क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। लेकिन वही अगर कोई अगर स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है, तब सर वो दूध को फर्दर प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद उसको स्वीट्स में कन्वर्ट करके बेचेगा, है ना। या फिर डेयरी वाले जो है वो अगर परचेज करके ला रहे अगर दूध अगर, है ना, मिल्कमैन से, तो वो उसे रीसेल पर्पस के लिए परचेज कर रहा है, उसके लिए भी जो मिल्क है वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, ना कि फाइनल गुड्स है। ठीक है, गुड्स परचेज्ड बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए और फॉर इन्वेस्टमेंट लाइक मशीनरी परचेज किया, है ना, मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, तो उसके लिए फाइनल गुड्स है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यहाँ पर परचेज कर रहा है। इसके बाद फिर है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल, या तो ये रीसेल पर्पस के लिए है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, या तो ये रीसेल पर्पस के लिए है या फिर ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड क्या है? मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी शॉप। क्यों? क्योंकि डेयरी शॉप जैसे ही मिल्क परचेज करके लाएगा वो रीसेल कर देगा, सारा का सारा शॉप, सारा का सारा मिल्क जो है वो खुद के लिए कंज्यूम नहीं करेगा। गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, है ना, या फिर मिल्क डेयरी वाले ने क्या किया? रीसेल कर दिया, जबकि जो स्वीट शॉप होता है, जो मिठाई बनाना चाहते हैं, वो मिल्क को यूज करेंगे, मिल्क को फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। तो इस तरह से इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, जबकि फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।